नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में हम लोग देख रहे हैं आत्मकथा एक कहानी है। अभी इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। और इससे पहले हमने वीडियो देख चुके हैं, कई वीडियो देख चुके हैं। जिसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको देखना चाहिए। प्लेलिस्ट में आत्मकथा इकाई 10 में जाएंगे ना। वैसे क्या है कि यह हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है, इकाई 10 में, अन्य गद्य विधाओं वाले में। तो इसी इकाई 10 अन्य गद्य विधा के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए, एक क्रम से आपको यह मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यहाँ पे है क्या, हम यह बताना चाहते हैं कि यह जो लास्ट में दिया है पूरक प्रसंग भी आपका 2-3 वीडियो है। मतलब इसके पहले एक हो चुका है, फिर यह आज समाप्त हो जाएगा। तो पूरक प्रसंग में भी आपको आत्मकथा का ही वह अंश है, तो इसको भी देखना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। इससे पहले हमने देख लिया था कि अर्चना भी उसमें शामिल थी। एक क्रम से यह वाला आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। हालांकि यह भी चीज़ है कि आत्मकथाओं को आप बीच में से देखेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा, लेकिन उतना नहीं। ठीक, देखते हैं क्या है राजेंद्र के व्यक्तित्व का यह रहस्य जिससे लोग उनकी खुरापातों से असहमत होते हैं। थोड़ा क्षुब्ध भी, पर सारी असहमति और विरोध के बावजूद न तो उनके प्रति कठोर हो पाते हैं, न कटु हो पाते हैं। उन्हें अपने से काटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरों की क्या कहूँ, पूरे 35 साल तक मैं खुद उन्हें कहाँ काट पाई। रहस्य की इस पड़ताल ने ही मुझे राजेंद्र के व्यक्तित्व के एक बिल्कुल दूसरे पक्ष और दूसरे छोर पर ला खड़ा किया। मुड़ मुड़ के देखता हूँ कि आत्मकेंद्रित आलेखों की जिस बात ने सबसे अधिक मेरा ध्यान खींचा हुआ है, घुमा फिरा कर तरह तरह से अपने बहुरूपीय होने की आत्म स्वीकृति। यूँ तो हर व्यक्ति के भीतरी और बाहरी 2 रूप होते हैं, फिर वह चाहे लेखक हो या फिर सामान्य व्यक्ति। हाँ, यह जरूर होता है कि किसी के व्यक्तित्व के इन 2 रूपों में बहुत बहुत फासला होता है। इतना कि यदि दोनों को सामने रख दिया जाए तो आप पहचान भी नहीं सके कि यह एक ही व्यक्ति के 2 रूप है, और किसी के यहाँ बिल्कुल नामालूम सा फ़र्क होता है। मैं नहीं जानती कि कितने लोग अपने इन 2 रूपों के प्रति सचेत भी होते हैं, और होते भी हैं तो किस सीमा तक होते हैं। लेकिन राजेंद्र को तो जैसे इसका ऑब्सेशन जैसा है। कारण भी साफ है, क्योंकि इनके दोनों रूपों में इतना अंतर है, और जिसके प्रति राजेंद्र भी पूरी तरह सचेत भी है। इनके बाहरी रूप को जानने वाले, यानी कि हंस के बाद जिनकी संख्या बढ़ती ही गई है, कभी विश्वास ही नहीं करेंगे कि इनके बहुत बहुत भीतरी व्यक्तित्व का एक ऐसा भी हिस्सा है जो बहुत निर्मम, कठोर और अमानवीय की सीमाओं को छूने की हद तक क्रूर भी रहा है, और इसकी मार झेली है उन गिने चुने लोगों ने जो बहुत अंतरंग होकर उनके प्यार की सीमा में होने का भ्रम पालते रहे। वास्तव में राजेंद्र के प्यार और अंतरंगता की सीमा में कोई हो भी नहीं सकता सिवाय खुद राजेंद्र के, क्योंकि किसी को भी प्यार की सीमा में लेते ही अधिकार की बात आ जाती है। जो राजेंद्र किसी को दे नहीं सकते, समर्पण की बात आ जाती है तो राजेंद्र कर नहीं सकते। हकीकत तो यह है कि आत्मकेंद्रित और आत्मतोष की खोजी राजेंद्र ने जिंदगी में न अपने सिवाय किसी को प्यार किया, न कर सकते हैं। वरना राजेंद्र जैसा विवेकवान और संवेदनशील, क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या सच में है विवेकवान और संवेदनशील व्यक्ति क्या इस बात को भी नहीं जानेगा कि प्यार का विस्तार ही तो अधिकार है, प्यार की परिपूर्णता ही तो समर्पण है। इनसे परहेज करके क्या प्यार किया जा सकता है। राजेंद्र की इस वृत्ति का मूल ढूंढा जा सकता है, और इनकी अपंगता के आरंभिक दिनों में अपनी नाजुक किशोरावस्था में स्वस्थ और सुंदर होने के बावजूद बैसाखियां संभालते ही कैसे इनके मन में यह विश्वास खंडित हो गया होगा कि लड़कियां कभी इनकी ओर आकृष्ट भी होंगी। लड़कियों की ज़िंदगी में इनके लिए कहीं कोई जगह भी होगी कि कभी ये लड़कियों के प्रेम पात्र भी बनेंगे। और तब कैसे इन्होंने संकल्प किया होगा कि संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति की तो राजेंद्र प्रतिमूर्ति हैं। अपनी इस कमी की पूर्ति दूसरी दिशा से करेंगे। आत्मविश्वास तो टूटा, पर अपनी अपंगता के इस बोझ से अपनी प्रतिभा को टूटने बिखरने नहीं देंगे। उसका भरपूर विकास करेंगे, अपना एक विशिष्ट स्थान बनाएंगे, सबको बता देंगे कि वे क्या हैं। उनके इस क्या लेखक के प्रभामंडल से आकृष्ट होकर जैसे जैसे लड़कियों का उनके निकट आने का, आगे पीछे घूमने का सिलसिला शुरू हुआ, उनका टूटा आत्मविश्वास बढ़ने लगा।
उनका यह क्या और निखरने लगा, इसलिए लड़कियों से संबंध इनके लेखन की अनिवार्यता है। लेकिन लड़कियों के निश्चल, निस्वार्थ और समर्पण ने इनके भीतर प्यार का उष्मा नहीं जगाई, जगाया तो विजय का दर्प। राजेंद्र ने खुद सुंदर, सटीक और बेबाक ढंग से अपनी इस व्यक्ति का विश्लेषण किया है कि उसे उद्धृत करने से मैं अपने को रोक नहीं पा रही कि यह अधूरे होने की हीनता ग्रंथि से उत्पन्न दमित सेक्स की विकृत अभिव्यक्ति है, जो बार बार दूसरों से अपनी पूर्णता का आश्वासन चाहती है। यह मेरी निजी कुंठा है या फिर प्राक ऐतिहासिक आदिम पुरुष वृत्ति, जहाँ वह अपने कक्षों में शत्रुओं और शिकारों के सिर सजाकर विजय के गर्व को बार बार जीवित रखता है। यह वह सामंत जिसे अपने हरम में अनगिनत भोग सामग्री चाहिए, या राजन ने जरूर अपने इस विश्लेषण के पीछे या के कुछ विकल्प लगाकर उनकी इसकी निश्चिंतता को अनुमान के भरोसे छोड़ दिया है। पर मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि इस गर्व ने ही समय समय पर उपजे अनेक कुंठाओं से उबार कर इनके व्यक्तित्व को यह चमक और निखार दिया है। हंस की सफलता ने जिस पर कई परतें और जमा दी, फिर महिला विजय की यह वृत्ति इनके व्यक्तित्व की अनिवार्यता बन गई। विवाह के बाद कलकत्ता में बिताए 4 साल राजेंद्र को आर्थिक जिम्मेदारी से मुक्त रखने की बात तो एक चुनौती की तरह मैंने पहले ही स्वीकार कर रखी थी। अब उस ब्लैक स्पॉट से उबारने के कातर आग्रह ने दूसरी जिम्मेदारियों को ढोने के लिए भी मजबूर कर दिया। मुझे लगा इन्हें सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करके इनके ज़िंदगी की छोटी मोटी ज़रूरतों की पूर्ति के साधन जुटाकर मैं इनके लिए एक ऐसा अनुकूल और निश्चिंतता भरा वातावरण बना दूंगी जिसमें बैठकर ये निर्विघ्न भाव से लिख सकेंगे, क्योंकि इतना तो मैं अच्छी तरह जानती ही थी कि ऐसे भावनात्मक उद्वेलन से अगर कोई उबार सकता है तो केवल लिखने से मिलने वाला संतोष। और इसलिए जब 1 इंच मुस्कान लिखने का प्रस्ताव आया तो मैंने अपने पूरे लिखे हुए उपन्यास की थीम उन्हें थमा दी। यह दोनों लोगों ने मिलकर लिखा था, मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से मनु भंडारी ने अपने लिखे 1 इंच मुस्कान की थीम उन्हें दे दी। लेकिन इसे अपना भाग्य, अब तो मैं पूरी तरह भाग्यवादी बन गई हूँ, कहूँ या स्थितियों की विडंबना कि मेरे इस प्रयास ने राजेंद्र के व्यक्तित्व में न जाने कितनी कुंठाएं, हिंताबोध की और कैसी कैसी ग्रंथियाँ पैदा कर दी। मैं नहीं जानती थी कि हमेशा लीग छोड़कर चलने की गुहार लगाने वाले सामंती संस्कारों की धज्जियाँ बिखेरने वाले राजेंद्र का पूरा व्यक्तित्व इन्हीं संस्कारों में इस कदर लिपटा पड़ा है, जिसने इन्हें इस परंपरागत धारणा से कभी मुक्त ही होने नहीं दिया कि परिवार में वर्चस्व और प्रभुत्व केवल उसी का हो सकता है जो परिवार का भरण पोषण करे, उसकी जिम्मेदारियां निभाए। आज भी शायद ही कोई पुरुष इस धारणा से मुक्त होगा। सही बात है। अहंकार की परतों में लिपटे राजेंद्र के अहम को यह प्रभुत्वहीन और वर्चस्वहीन केवल अपनी नज़रों में जीवन स्वीकार्य ही नहीं था। हालांकि मेरे परिवार वालों ने स्नेह भरा सम्मान देकर कभी भी कहीं भी इनके वर्चस्व और प्रभुत्व के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या है, कैसे हमारा घर चलता है, इसे कोई नहीं जानता था, पर मन में निरंतर पनपने वाली उस हीनता ग्रंथि का कोई क्या करता, जिसके चलते छोटी छोटी बात भी इन्हें अपने वर्चस्व पर प्रहार ही लगती। परिणाम यह हुआ कि मीता के और करीब होते चले गए। इनका मन हमेशा मीता के साथ के लिए ललकता रहा। ब्लैक स्पॉट से उबारने का कातर आग्रह तो झुंझुना था, जिसे उस समय शांत करने के लिए इन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया था, और मैं उसे सच समझकर ही उसी दिशा में प्रयत्नशील थी। इधर राजेंद्र का यह हाल था कि कभी कभी घर खर्च के लिए दिए जाने वाले रुपयों में से कुछ काटकर, कभी लेखन और रॉयल्टी से मिली अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके, या कभी कभी प्रकाशकों से अग्रिम लेकर जब मीता को पहाड़ पर ले जाते तो कैसे ले जाते थे पहाड़ पे, सोच रहे हैं कहाँ से पैसा जुटाते थे, तो ठहरने की व्यवस्था ये खुद करते, सारा खर्च ये खुद उठाते और तब सारी हीनता ग्रंथियों से मुक्त होकर अपने को आत्मविश्वास और अधिकार से भरा एक पूर्ण पुरुष महसूस करते। एक और इनका तृप्त अहम कुंठाओं से मुक्त व्यक्तित्व और दूसरी ओर मीता के प्रति अगाध प्रेम, और इन्हें लगता क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या अगाध प्रेम था, क्या था, क्वेश्चन मार्क है। और इन्हें लगता है कि बस जीवन का यही रूप इनका काम में है जिसे अब और अधिक स्थगित नहीं किया जा सकता। और तब आह्लाद में भरकर उमंग के अतिरेक में ये उससे विवाह की तारीख तय कर लेते। नए जीवन के सपनों से भरी दुनिया लेकर विजयी मुद्रा में वह लौटती कि आखिर उसने राजेंद्र को हथिया ही लिया। लेकिन फिर उसी विश्वासघात की पुनरावृत्ति, लेकिन क्यों नहीं ये अपने दिए हुए वचन का निर्वाह कर पाते। आज राजेंद्र खुद इस द्वंद्व से परेशान है कि 50 सालों की अंतरंगता और इतने गहरे लगाव के बावजूद वह क्या है जिसकी वजह से वे दोनों कभी एक छत के नीचे नहीं आ सके और आज भी दो एकांत भोग रहे हैं। सोचती हूँ राजेंद्र को इस द्वंद्व से मुक्त करने में मैं उनकी थोड़ी मदद कर दूँ, क्योंकि उनका मामला बहुत ही नाजुक है और मेरे कुछ भी कहने लिखने से अलग ही अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगी, जो कुछ भी कहूँगी राजेंद्र की लिखी बातों का सूत्र पकड़ कर ही कहूँगी, यानी कि तथ्यों के साथ। अपने इस आत्मकथ्य में ही मतलब कि कोई यह लांछन ना लगाए कि मनु भंडारी अपनी
अंदर की हीन ग्रंथियाँ निकाल रही हैं, क्योंकि तथ्यों के साथ कहेंगे बिल्कुल सटीक होगा। अपने इस आत्मकथ्य में ही राजन ने अपने या फिर औरों के हवाले से मीता को जिन विशेषणों से नवाजा है वे हैं दृढ़ और आत्मविश्वासी, दबंग, दुस्साहसी, फर्राट लड़की, खूंखार शेरनी, और अंत में निचोड़ निकाला है कि मीता का यह आत्मविश्वास शुरू से ही मेरे मन में उसके लिए श्रद्धा और भय दोनों का प्रतीक था। भय क्यों? क्योंकि खूंखार शेरनी थी और श्रद्धा इसलिए कि दृढ़ और आत्मविश्वासी और दबंग और दुस्साहसी थी। यह बात लिखते समय भी बलाघात निश्चय ही श्रद्धा पर ही है, क्योंकि ऋढ़ शोध की प्रक्रिया में भय जैसी किसी भी नकारात्मक बात को स्वीकार करना न उचित था, न ही राजेंद्र के लिए संभव। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि जिस मीता की डायरी का एक एक पृष्ठ और जिंदगी का एक एक दिन राजेंद्र को ही निवेदित हो, उसका कितना ऋण होगा राजेंद्र पर। उससे उऋण होने के लिए अपने अगाध प्रेम की अपराध बोध की स्वीकृति में ये बराबर कुछ लिखते भी रहे, पर जिंदगी में ऐसा अवसर आने पर इन्होंने पैर क्यों पीछे खींच लिया। मेरे अलग हो जाने के बाद मीता के भाई ने जब आग्रह किया कि अब तो आपको मीता के साथ रहना चाहिए, तो क्यों नहीं ले आए उसे, और भाइयों के कहने की भी क्या जरूरत थी। इन दोनों के साथ रहने के बीच मैं ही तो बाधा थी, सो मैं तो स्वेच्छा से हट गई। अब रहते साथ, लेकिन उसे लाने के बजाय राजेंद्र ने भाइयों की बात निर्मला जी से की। भाइयों की बात निर्मला जी से की। निर्मला जी क्या कहती? उन्होंने यही कहा, सोच लीजिए आप, इस उम्र में अकेले रहना आपके लिए मुश्किल हो। तो राजेंद्र का उत्तर था, ऐसा नहीं है कि इस बात पर मैंने सोचा नहीं, बहुत गंभीरता से सोचा है और बहुत दिनों तक सोचा है, लेकिन हमेशा इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि साथ रहना निभेगा नहीं। मन्नू की बात तो छोड़िए, मीता को तो मेरा टिंकू तक से बात करना भी बर्दाश्त नहीं होगा। मन्नू की बात तो छोड़िए, मीता को, अच्छा इनकी जो बेटी थी मीता आ जाएगी, इनकी प्रेमिका, तो वो सोचेगी कि राजेंद्र हमारे हैं, तो मन्नू से भी बात ना करें, मन्नू की लड़की से भी बात ना करें, जो कि खुद राजेंद्र की लड़की है। पता नहीं राजेंद्र की यह बात सच है या फिर आत्मकथ्य में लिखी बात कि उसमें पजेशन की भावना कभी रही ही नहीं, निहितार्थ था, जैसे मन्नू में है, और जो मुझे हमेशा अपनी स्वतंत्रता पर आघात लगती थी। यह सारी बात मुझे निर्मला जी ने ही बताई। सचमुच संकट भारी होगा राजेंद्र के सामने। टिंकू तो खैर बेटी है, पर फिर राजेंद्र की उस बकौल ममता कालिया, मतलब ममता कालिया के बताने के अनुसार राजेंद्र की उस घाघरा पलटन का क्या होता। राजेंद्र के छलात्कार राजेंद्र के छलात्कार का नया शिकार बनी। मतलब कि छलात्कार क्यों प्रयोग किया है? छल किया है। बलात्कार जैसा जघन्य काम तो राजेंद्र कभी कर ही नहीं सकते, इसलिए छल कर सकते हैं। छलात्कार मित्र के मन में अपने भावनात्मक लगाव का, जो कभी था ही नहीं, विश्वास जमाने के लिए राजेंद्र ने उसके सामने अपने मन को उड़ेलना शुरू किया, तो यह प्रसंग तो आना ही था। पहला प्रेम और सबसे गहरा प्रेम तो मीता से, तो उसने छूटते ही पूछा, फिर आपने मनु जी से शादी क्यों की? फिर वही ईमानदारी स्वीकारोक्ति, यह सही है कि प्रेम मेरा उसी से रहा, पर घर बसाने के लिए वह ठीक नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही दबंग, अक्खड़ और डोमिनेटिंग है। इन तीनों विशेषणों पर तो पुरुषों का एकाधिकार है, यही तो उसके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं, पर इन्हीं विशेषताओं के चलते स्त्री तो साथ रहने लायक ही नहीं रहती। यानी प्यार करेंगे मीता से, घर में रहेगी मन्नू भंडारी, क्योंकि मन्नू जी घर में रहने लायक है लेकिन प्यार करने लायक नहीं है, और मीता प्यार करने लायक है, घर में रहने लायक नहीं है। क्या बात है भाई, दोगले इंसान राजेंद्र यादव। वह रहे स्त्री विमर्श के पुरोधा, बहुत सही कहा यहाँ पे। लगाए गए इन तीन, मतलब कि अपने ही जाल में फंस रहे हैं, अपने ही बातों में। तो लगाए इन तीनों विशेषणों में से किसी भी किस विशेषणों में से एक भी मेरा नहीं है, क्योंकि मतलब कि राजेंद्र का खुद है। तथ्यों के साथ मन्नू भंडारी ने उन पर हमला किया है, क्योंकि आश्चर्यजनक चाहे जितना लगे, पर है तो यह सच्चाई ही कि मोह भंग होने के बाद राजेंद्र के उस मित्र को अपना दुखड़ा रोने के लिए मेरी ही गोद मिली थी। रो रो कर उसने जहाँ बहुत कुछ बताया था, यह बात भी बताई थी। मैं तो एक बिल्कुल दूसरे संदर्भ में लिखी राजेंद्र के इस बात को भी इसी के साथ जोड़कर देखती हूँ। अपने आदि मानव पुरखे लंगूर की सुरक्षा भावना के प्रति उसकी सतर्कता, फिर से देखते हैं। अपने आदि मानव पुरखे लंगूर की सुरक्षा भावना के प्रति उसकी सतर्कता का हवाला देकर राजेंद्र कहते हैं, हर कदम उठाते हुए मेरे मन में यह भाव बना रहता है कि लौटने का रास्ता कौन सा है। यह दूसरे पर अविश्वास नहीं, सुरक्षा की भावना से पैदा हुआ अवचेतन चौकन्नापन है। अपने ठिये पर लौट आने की सुरक्षा कामना। राजन चाहे इसे स्वीकार करे या न करे, पर इस सच्चाई को वे भी जानते थे कि सुरक्षित ठिया उन्हें यह घर ही लगता था, और शायद इसलिए मेरे बार बार निर्णय के बावजूद वे किसी न किसी बहाने से वापस लौट आते थे।
दूसरी बात, पहाड़ पर राजन जब मीता के साथ शादी की तारीख तय करते थे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है उस समय उसमें छल कपट की भावना बिल्कुल नहीं रहती होगी। पूरी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ ही वे यह निर्णय लेते होंगे। तब उनका तन मन दिल दिमाग सब कुछ आसमान पर रहता था, हवा में उड़ता हुआ। उनके चारों ओर रहती होगी यथार्थ से कटी हुई एक निहायत रोमांटिक दुनिया। प्रकृति का सौंदर्य जिसे और भी रोमानी बना देता होगा, लेकिन लौटकर जैसे ही यथार्थ की कठोर भूमि पर पैर रखते इनका व्यवहारिक मन हिसाब किताब की दुनिया में लौट आता। बात पैसे की नहीं, पर हिसाब दूसरी तरह के भी तो हो सकते हैं। जैसे यहीं के मन्नू जो भी है जैसा भी है, साहित्य की दुनिया में जो जो इनकी अपनी दुनिया है, साहित्य का ही तो दुनिया है राजेंद्र यादव का, तो उसका नाम है, प्रतिष्ठा है, सबके मन में उसके लिए स्नेह भी है, सम्मान भी है। और यह वह समय था जब मेरी कलम और दिमाग में हाल के इन पिछले कुछ वर्षों की तरह जंग नहीं लगा हुआ था, बल्कि संयोग से मेरी रचनाएं, फिल्में, नाटक सभी कुछ क्लिक भी कर रहे थे। और यह भी सही है कि इसी सफलता और उससे मिलने वाले यश से मुझसे ज़्यादा प्रसन्न राजेंद्र होते थे। मेरी बीबी मन्नू भंडारी अहम तुष्टि के पिपासु राजेंद्र, फिर तो वह चाहे कहीं से मिले किसी से मिले इन्हें तृप्त तो करता ही था। अब ऐसी स्थिति में तुलना बहुत स्वाभाविक है। दो में चुनाव करना हो तो विशेषकर लेखक के लिए यह तुलना किसी को भी संकल्प से डिगा सकती है, फिर वह चाहे राजेंद्र हो या फिर कोई और। दाद तो आप राजेंद्र के उस कौशल को दीजिए, मैं तो देती हूँ, जिसके सहारे इतने वर्षों तक समानांतर जिंदगी ही नहीं चलाते रहे, बल्कि हम दोनों की इच्छा आकांक्षाओं को ठेंगा दिखाकर अपने लिए हम दोनों से जो चाहा पाते भी रहे। यहाँ एक बात का और उल्लेख करना चाहूँगी, जब मीता के साथ पहाड़ पर रहते थे, अपने वर्चस्व के बोध से पूरी तरह छके हुए एक कुंठाहीन पूर्ण पुरुष की पताका लहराते हुए फहराते हुए, तो इन्हें वह समय अपने जीवन का वीरगाथा काल प्रतीत होता था। यह विशेषण भी मेरा दिया हुआ नहीं है, इन्होंने खुद अपने जीवन के उस समय को व्याख्यायित करते हुए यह लिखा था। ऐसी बातें मेरे भेजे में तो आती ही नहीं। हाँ, इनकी लिखी बातों को जैसे तैसे ढूंढ ढांड कर पढ़ लेने का जो गुण है, आप चाहे तो गुनाह भी कर सकते हैं, जरूर हासिल कर लिया था। नहीं, गुनाह नहीं है, ठीक है। अब अपने जीवन के वीरगाथा काल में रहना जीना किसे अच्छा नहीं लगेगा, पर दुर्भाग्य राजेंद्र का उनका यह वीरगाथा काल अचानक पराजय काल में बदल गया। राजेंद्र परेशान, दुखी, फिर कुंठाएं लिपटने लगे इनके व्यक्तित्व में। स्वाभाविक भी था, अब करे भी तो क्या करे। हाँ, कोई साधारण सामान्य आदमी होता है तो थोड़े दिन दुखी रहकर चुपचाप भक्ति काल में प्रवेश कर जाता, पर राजेंद्र एक तो सामान्य साधारण व्यक्ति ही नहीं, दूसरे इन्हें तो भक्ति और भगवान के नाम से ही चिढ़ थी। सो इन्होंने तो सीधे छलांग लगाई रीति काल में। अब वहाँ जाने का हाथ किया हुआ है, इसके विस्तार में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जाने का कोई तुक ही नहीं है। अब हिम्मत करके यही कुछ बताएं तो बात दूसरी है, पर ये तो करने का साहस ही रखते हैं। कहने का साहस तो इसमें बिल्कुल नहीं है, वरना अपने आत्मकथ्य में ही इस प्रसंग का थोड़ा सा संकेत तो दे देते। आत्मकथ्य की इसी किस्त में राजन ने मुझसे भी न जाने कितनी विशेषताएं गिना दी, मुझ में भी, मुझसे नहीं बल्कि मतलब कि मन्नू भंडारी में भी गिनाई थी। जैसे सहज, सरल, विश्वासी, उदार, मानवीय, और फिर वहीं अपराध बोध से त्रस्त होने की बात। और राजेंद्र यादव ने इसका फ़ायदा उठाया। कोई सहज सरल रहे तो फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यानी कि मेरे प्रति भी थोड़ा सा ऋण शोध, मेरा ऋण भी तो बहुत थोड़ा हिस्सा था। यह क्या हो गया राजेंद्र को? उम्र के तगाजे ने क्या सबके कर्जे उतार कर ऋण मुक्त होने की ओर धकेल दिया? क्या राजेंद्र सचमुच ये समझते हैं कि 8-10 पन्नों में लिखी अपराध बोध की यह आत्मस्वीकृति चाहे कितनी ही ईमानदारी क्यों न हो, किसी की पूरी जिंदगी की कीमत चुका सकती है? खैर, यहाँ तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि राजेंद्र के ऊपर कम से कम मेरा कोई ऋण नहीं है। जब साथ रहते थे तो मेरे पास भी उनके खिलाफ शिकायतों की लंबी फहरिस्त रहती थी। अलग होने के बाद भी कई दिनों तक मैं उन्हीं का ढोल पीटती रही, पर इधर कुछ समय से उनसे पूरी तरह उभरने के बाद मुझे लगने लगा है कि कैसा ऋण और कैसा अपराध बोध। राजेंद्र ने जो भी किया, जैसा भी किया, मुझे बांध कर कैद तो नहीं रखा था। चलिए, 1-2 बार उनके करुण कातर आग्रह ने रोक भी लिया, उसके बाद फिर क्यों मैं सबके सामने एक सुखी संतुष्टि गृहिणी का मुखौटा ओढ़कर यह सब झेलती रही? इसे किसी भी स्त्री के लिए झेल पाना बहुत ही दुष्कर है। न मैंने राजेंद्र का दिया कभी खाया न पहना, बल्कि घर और बच्चे की सारी जिम्मेदारियां भी मैं खुद ही ढूंढती रही, यानी कि आत्मनिर्भर अपने पैसे से। उन दिनों अक्सर मैं अपने आप से पूछा करते थे कि किशोरावस्था में मेरी जिन रगों में लावा बहता था उनमें क्या अब नीरा पानी बहने लगा है, जो मैं एक संवेदन शून्य ही नहीं बल्कि निर्मम और कठोर व्यक्ति के साथ रह रही हूँ। वैसे यह राजेंद्र का स्वभाव बिल्कुल नहीं है, न ही इनके व्यक्तित्व की विशेषता। बस साथ रहने के दौरान मेरे संदर्भ में यह इनकी मजबूरी थी। जब से अलग हुई इनका सारा व्यवहार ही नहीं बदल गया, बल्कि उसमें आत्मीयता का एक पुट भी आ मिला है। पर टूटी डोर के जुड़ने पर गांठ तो पड़ती ही है, उसका तो अब ये भी क्या करें। कई बार अलग लोगों ने
भी अलग अलग ढंग से ये बात मुझसे पूछी, और अभी निर्मला जी ने तो दो टूक शब्दों में ही पूछ लिया। राजन ने तो जो किया सो किया, पर आप क्यों नहीं अलग हो गए? हो सकता है कि आप भी एक यशस्वी प्रतिभाशाली लेखक के मोह से मुक्त न हो पाई हो सकता है कहीं रहा हो दिल के कोने में। सुनकर कतई धक्का न लगा, क्योंकि इस संदर्भ में भी मैं भीतर तक अपना मन खंगाल चुकी हूँ, और इसे स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं कि यह मेरा मोह ही था, यानी कि मोह था। एक गहरा लगाव पर व्यक्ति राजेंद्र के प्रति, उसमें उसका लेखक होना शुमार था, पर यशस्वी होना कतई नहीं। यानी कि जो इनका यश था, प्रतिभाशाली था, यह मन्नू भंडारी को नहीं खींच रहा था, बल्कि राजेंद्र के प्रति उनका जो व्यक्तित्व था, लेखक था, यह तो ठीक है, लेकिन जो यशस्वी हैं या फिर जो फेमस हैं उसके लिए मन्नू भंडारी नहीं छोड़ना चाहते थे, या नहीं था। उनका यश चाहे जितना फैला हो और जहाँ तहाँ फैला हो, मैंने उस यश की सीढ़ी चढ़कर न तो कभी न तो अब तक अपने लिए कुछ पाया है, न चाहा है। इसके किसी भी संपर्क संबंध को अपने किसी लाभ या फिर महत्वाकांक्षा के लिए आज तक जो भी भुनाया हो, बल्कि मेरे ही एक दो संबंधों ने हंस के लिए राजन की मदद जरूर की। अपनी रचनाओं की समीक्षा के लिए, पुरस्कार के लिए या अन्य किसी उपलब्धि के लिए कभी इनके नाम की बैसाखी मैंने नहीं लगाई, और बैसाखी तो तब लगाती जब मैं इन बातों के लिए प्रयत्न करती। समीक्षा छप गई, नहीं छपी नहीं छपी, इसे मेरा बड़बोलापन ना समझा जाए तो कहूँगी कि सन 1970 से, जो कि आपका बंटी का धारावाहिक रूप से छपना, सन 82 में महाभोज का मंचन, तब 1970 से क्या हुआ कि तक मेरे अपने नाम की काफ़ी धूम हो गई थी, और बिल्कुल अपने बलबूते पर भी थी। नाटक, फिल्म, जिस दिशा में भी कदम बढ़ाया, सफलता मिली या सही फैला। 2 बार जर्मनी से निमंत्रण मिला, लेकिन वह भी बिल्कुल बिल्कुल अपने बलबूते पर। राजेंद्र के यश को बुलंदियों पर पहुंचाया है तो हंस ने 1986 में शुरू हुआ। हंस सन 1986 में शुरू हुआ, और शुरू के 4 साल यानी कि 1990 तक तो तरह तरह के संकटों के चलते इसका टीदिंग पीरियड ही रहा। इसके बाद हंस ने पैर जमाना शुरू किया और राजन ने यश की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया। लेकिन मैं 1992 में उज्जैन चली गई, बिल्कुल अपने बलबूते पे, और 2 साल बाद लौटकर इनसे अलग हो गई। सो मैंने न तो इनके यश का कोई लाभ उठाया, यानी कि जब इनकी यश की शुरुआत हुई तब मन्नू भंडारी अलग हो चुकी थी, और न ही इनकी संपन्नता से अपने लिए कभी कुछ चाहा या फिर लिया। रही प्रतिभा की बात, तो प्रतिभा की बात, सो कई मुद्दों पर घोर असहमति के बावजूद उसकी तो मैं कायल रही हूँ। यानी कि जो प्रतिभा है उसका भले ही कितने बुरे रहे हों राजेंद्र यादव, मतलब बुरे का मतलब कि एक पति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, लेकिन जो उनकी प्रतिभा है, एक लेखक की प्रतिभा थी, उसकी तो मन्नू भंडारी कायल है। राजेंद्र के अनोखे ढंग की अपनी मौलिकता है, जो इन्हें हमेशा चर्चा के केंद्र में रखने में पूरी तरह कारगर रहती है। और प्रतिभा और उस पर मुलम्मा चढ़ा देसी विदेशी रचनाओं के विस्तृत अध्ययन का। विदेशी लेखक तो राजेंद्र की ज़िंदगी का मॉडल बने हुए हैं, खासकर उनकी ज़िंदगी का एक पक्ष। यह तो सभी मानेंगे कि अपने चिंतन, मौलिक नज़रिया और बेहद प्रभावपूर्ण पारदर्शी भाषा शैली के कारण ही राजेंद्र ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। जब मैं लिखा करती थी तो जैसे ही कोई आइडिया मेरे दिमाग में आता तो मैं सविस्तार उसे राजेंद्र को सुनाती, हर एंगल से सुनाती। राजेंद्र धैर्यपूर्वक सुन तो लेते, पर हमेशा यही कहते, तुम पहले पूरा लिख लो तब सुनाना। इस तरह सुना कर तुम लिख कैसे लेती हो? नहीं जानती कि राजेंद्र कभी समझ पाए या नहीं कि इस तरह सुनाना मेरी लेखक की अनिवार्यता थी। राजेंद्र के अनिवार्यताओं से कितना भिन्न, कितनी निरामिष। इसके मूल में, मतलब दोनों का व्यक्तित्व एक तरीके से अलग था लेखक की दृष्टि से, और वैसे भी इसके मूल में मुझे सुझाव, सहयोग से कहीं अधिक अपेक्षा रहती थी, आत्मविश्वास अर्जित करने की। मैं जानती हूँ कि शायद ही इस पर कोई विश्वास कर सकेगा कि मात्र सुना कर कोई कैसे आत्मविश्वास अर्जित कर सकता है, पर मेरी ज़िंदगी की यह हकीकत रही है। सही बात है, सबका जो है ना टेक्निक अलग है, सबका नज़रिया अलग है, सबका रास्ता अलग है, सबकी सोच अलग है। कैसी विडम्बना, मतलब हो सकता है कि 80% चीज़ें मिलें, लेकिन जो 20% 30% चीज़ें हैं वह नहीं मिलती, आपकी अलग होती हैं। कैसी विडम्बनापूर्ण सच्चाई है कि राजेंद्र के व्यक्तित्व का एक पक्ष जहां मेरी हीनता ग्रंथि पर परत दर परत चढ़ाकर मेरे आत्मविश्वास को खंडित करता रहा, वहीं दूसरा पक्ष आत्मविश्वास अर्जित करने में सहायक ही नहीं रहा, बल्कि लिखने के लिए मुझे बराबर प्रेरित और प्रोत्साहित भी करता रहा है। जब तब मुझे हाँकते रहते थे कि मैं लिखने के प्रति गंभीर क्यों नहीं हूँ। मेरी रचनाओं की पांडुलिपियाँ तो इन्हें कभी रिवाइज नहीं करनी पड़ी। लिखने से पहले मैं चाहे उसके बारे में कुछ भी बोलती बतियाती रहती थी, पर पढ़ने के लिए तो अपना फाइनल ड्राफ्ट ही देती थी। पर मेरी कई कहानियाँ और दोनों उपन्यासों के शीर्षक राजेंद्र ने ही रखे हैं, यानी कि महाभोज और आपका बंटी।
और कई कहानियों का। इस कला में माहिर है राजेंद्र और इसका उल्लेख मैं कई जगह कर भी चुकी हूँ। नई से नई पुस्तकों और पत्रिकाओं का आना, सभी तरह के साहित्यकारों के जमावड़े, उत्तेजक बहसें, गप गोष्ठियाँ मेरे जैसे लेखक के लिए बड़ा प्रेरक था। यह वातावरण मेरा मूल प्रेरणा स्रोत है। इसलिए जब तक मेरे व्यक्तित्व का लेखकी पद सजीव सक्रिय रहा, चाहकर भी मैं राजन से अलग नहीं हो पाई। पर मेरे संदर्भ में ये सारी स्थितियां इनके यश की बुलंदी पर पहुंचने के पहले की है। बाद में तो सब कुछ हंस के आपस में होने लगा। राजेंद्र की हरकतें मुझे तोड़ती थी और मेरा लेखन उससे मिलने वाला यश मुझे जोड़ देता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा लेखक निर्जीव और निष्क्रिय होता गया, मेरे भीतर की स्त्री सजीव होती चली गई। अपना पूरा वजूद पाते ही वह स्त्री के लिए न शांत रह संभव अपना पूरा वजूद पाते ही उस स्त्री के लिए न साथ रहना संभव रह गया था, न उस संबंध को निभा पाना। सो वह साथ छूटा, संबंध टूटा। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर मैं राजेंद्र के साथ रही तो उनके प्रति अपने गहरे लगाव के कारण रही, और यदि अलग हुई तो अपनी मुक्ति के लिए हुई। इसलिए राजेंद्र के ऊपर मेरा न कोई ऋण है और न ही मैं किसी प्रकार के ऋण शोध की अपेक्षा करती हूँ। हाँ, वो जब ऋण की बात चल पड़ी है तो एक दो बातों का उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगी, पर नहीं जानती कि ये ऋण के खाते में आएंगे या फिर अधिकार के। 1960 की बात है। इसमें 1 इंच मुस्कान के लिए अपने पूरे लिखे उपन्यास की थीम देने में मेरा मन तो बहुत कसमसाया था, पर उस समय क्योंकि मेरे ऊपर राजेंद्र को उस ब्लैक स्पॉट से, जो ब्लैक तो कहीं से था ही नहीं बल्कि इनकी ज़िंदगी का सबसे पिंक स्पॉट था। क्या 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 व्यंग किया है। मीता जो उनकी प्रेमिका थी वह इनका ब्लैक स्पॉट भले ही मनु भंडारी को बताया, लेकिन ब्लैक नहीं था, पिंक स्पॉट था। सही बात है। उबारने का मूर्खतापूर्ण भूत सवार था, सो राजी हो गए। अब चाहे मेरी सहमति से ही लिया गया था, पर उपयोग तो मेरी थीम का ही हुआ था ना। लेकिन खैर यह गलती तो मेरी अपनी ही थी, सो इसके लिए किसी और को दोष क्यों दूँ। हाँ, सन 1962 में आगरा में राजेंद्र की छोटी बहन की शादी निपटा कर मैं तो अपने कैंसरग्रस्त पिता को देखने इंदौर गई और राजेंद्र ने पहाड़ पर जाने का कार्यक्रम बना लिया। इस प्रसंग का असली और पूरा ब्यौरा तो मैं कभी लिख नहीं पाऊंगी, सिवाय इस कसक के कि मतलब क्या हुआ था कि जो शादी निपटा कर कैंसरग्रस्त पिता को देखने इंदौर चली गई मनु भंडारी, और राजन ने पहाड़ पर जाने का कार्यक्रम बना लिया, यानी कि मीता के पास। इस प्रसंग का असली और पूरा ब्यौरा तो मैं कभी लिख नहीं पाऊंगी, सिवाय इस कसक के कि राजन की मानसिकता के कारण यदि मैं अपनी इकलौती बिटिया के जन्म की कोई खुशी नहीं मना पाई तो इनकी इस करतूत के कारण उसे अपने पास रखकर उसका पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाए। अब बहन की शादी पर खर्च करने का सारा जिम्मा तो राजेंद्र ने मुझ पर डाल दिया, पर पहाड़ पर जाने के लिए तो उन्हें अपने बूते पर ही पैसा जमा करना था। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अकेली और एक पुरुष एक नारी नाम से 6 कहानियों की 2 पॉकेट बुक्स तैयार की, जिसमें 3 कहानियाँ मेरी और 3 कहानियाँ अपनी डाली। दिल्ली जाकर प्रकाशक से अग्रिम लिया, वहीं से पहाड़ के लिए प्रस्थान किया। मेरी कहानियाँ लेने के लिए मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताया तक नहीं। यह तो मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा। इसी तरह गर्दिश के दिन स्तंभ के लिए लिखी अपनी कहानी यहाँ तक पहुँचने की दौड़, जिसकी बहुत प्रशंसा भी हुई थी। तो गर्दिश के दिन स्तंभ के लिए लिखी अपनी कहानी यहाँ तक पहुँचने की दौड़ का केंद्रीय भाव कसौली जाकर लिखे गए मेरे अधूरे उपन्यास से ज्यों का त्यों ले लिया, चुरा लिया। और कसौली से आते ही अपनी आदत के अनुसार मैंने जो भी लिखा राजेंद्र को सुनाया। आज भी मेरी डायरी में वह अधूरा उपन्यास लिखा पड़ा है। बात को स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ संक्षिप्त प्रसंग के साथ वे चंद पंक्तियाँ जो कि तो उद्धृत कर रही हूँ। प्रसंग है लंबे समय से खामोश बैठे एक ख्याति प्राप्त लेखक के साक्षात्कार का। साक्षात्कर्ता के पूछने पर कि पिछले अनेक वर्षों से लेखन से इतर भूमिकाएं निभाते हुए वह कहीं अपने को लक्ष्य भ्रष्ट तो महसूस नहीं करता। लेखक उत्तर देता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने उस प्रतीक्षित क्षण तक पहुँचने के लिए ही कर रहा हूँ। इस सब से मेरा अपना कुछ भी नहीं है, और बस समझ लीजिए कि एक भूमिका मिली हुई है जिसे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी मुझे अदा करनी ही है। लेकिन मैं कुछ भी करूं, आज तक यह स्थिति कभी नहीं आई कि अपने को लक्ष्य भ्रष्ट महसूस करूं। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए वह एक रूपक बाध्यता है। जैसे युद्ध के दौरान गोलियों की भयंकर बौछार के बीच एक बाप अपने बेटे को छाती से चिपकाए दौड़ता रहता है, नदी नाले जंगल पहाड़ पार करता है, गोलियां दंदनाती रहती है और वह दौड़ता रहता है, प्राणों से प्यारे अपने बेटे को छाती से चिपकाए हुए उसे बचाने के प्रयास में प्राणपण से जुटा हुआ है। इस रूपक को बीच में ही ध्वस्त करते हुए साक्षात्कारता का यह प्रश्न कभी ठहर कर देखता भी हूँ
कि जिस बच्चे को बचाने के लिए वह इतनी दौड़ धूप कर रहा है, यो लहूलुहान हो रहा है, गोलियों की भयंकर बौछार के बीच वह बच्चा भी है या नहीं। बच्चे के भ्रम में वह कहीं उसकी लाश को ही तो उठाए नहीं फिर रहा, लेखक को हतप्रभ कर देता है। जिन्होंने भी वहां तक पहुंचने की दौड़ पढ़ी है वे इतना तो जरूर मानेंगे कि कहानी चाहे जितनी लंबी हो, उसका केंद्रीय भाव लेखक के द्वारा बांधे गए इस रूपक और साक्षात्कारता के उत्तर पर ही आधारित है। हाँ, बच्चे की जगह गुड्डी कर दिया गया है। स्त्रीलिंग राजेंद्र की मजबूरी तो है ही, यहाँ उसका एक विशेष प्रयोजन भी था। इसी बहाने मीता तक अपनी अंतरंगता का संदेश पहुंचाना था। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना। बाकी सारा विस्तार, युद्ध के सारे वर्णन राजेंद्र के अपने हैं, जिसे बड़े कलात्मक कौशल से इन्होंने रचा है। अब राजेंद्र की इस हरकत का आप किस खाते में डालेंगे या मैं आप लोगों पर ही छोड़ती हूँ, यानी कि दर्शकों पे। दर्शक मतलब कि पाठक पे जो पढ़ रहे हैं। बाकी अंत में हम लोग पहुंच ही चुके हैं। आत्मकथा में अपने सिद्धांतों का जो ब्यौरा प्रस्तुत करते रहे राजेंद्र, उनके ही व्यवहार से उनका खोल उतारने का सिलसिला मैं इन्हीं 2 प्रसंगों से शुरू कर सकूं, इसलिए उन्हें जरा अनावश्यक विस्तार दे दिया, जिसने दूसरों को तो संबंधों की सीमा में आने वाले वाजिब अधिकारों तक को देने के लिए भी अपने चारों ओर निषेध की तख्तियां लगा रखी हूँ। कुछ भी देना जिसे अपना स्वतंत्रता का हनन लगता हो, वह कैसे बड़े सहज भाव से ऐसी गैर वाजिब हरकतों को भी अपना अधिकार समझ लेता है। यानी कि मन्नू भंडारी की जो थीम है, उसको मन्नू भंडारी की अनुमति के बिना ही जो कहानी इनके 3 छपवा दी, और इनके अधूरे जो इनके कहानी की थीम थी उसको भी ले लिया, बताया भी नहीं। तो इसको क्या कहोगे? अपना अधिकार तो नहीं देना चाहते, दूसरों का अधिकार को बिना पूछे ही ले रहे हैं। वैसे भी पूछते तो मन्नू भंडारी दे ही देते अपने रचनाओं को। वैवाहिक संबंध की गरिमा का निर्वाह न कर पाने वाले व्यक्ति के लिए विवाह संस्था के विरुद्ध झंडा उठाए फिरना वाजिब ही नहीं, अनिवार्य भी है। लेकिन फिर विवाह किया ही क्यों? यदि मीता ने विवाह से इनकार करके परिणीता बनकर रहना स्वीकार नहीं किया तो इतना आहत होने की जरूरत? बार बार विवाह का आश्वासन देकर डिच करने पर अपराध बोझ से त्रस्त होने का औचित्य? संबंध तो चल ही रहे थे, बस जिस विवाह में विश्वास नहीं केवल वहीं तो नहीं किया था, जिसे घर हमेशा बंधन लगता रहा हो, जिसे घर से मिलने वाली सारी सुविधाओं की अपेक्षा ही नहीं रही हो, बल्कि उनका वह उपभोग भी करता रहा, लेखन के नाम पर हमेशा जिसके पास स्वतंत्रता की एक लंबी फहरिस्त रही हो, अपनी ज़रूरत सुख सुविधा के हिसाब से जिसने उसका खुलकर उपयोग भी किया हो, वह कितनी ही सहजता से भूल जाता है कि उसकी पत्नी भी लेखिका है। नौकरी करना जिसे अपनी स्वतंत्रता का तो हनन लगता रहा हो, पर अपनी लेखिका पत्नी के लिए कैसे बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नौकरी करना उसकी मजबूरी बना दिया। बिना मुझे कुछ बताए मुझसे सलाह किए अक्षर प्रकाशन की चुनौती इन्होंने स्वीकार की, पर उसका कितना बोझ मुझे ढोना पड़ा और मैंने ढोया। पर मैंने अपने अधिकार की सीमा में भी अगर कुछ चाहा तो यह इन्हें अपनी स्वतंत्रता का हनन लगने लगता। वह है इनकी स्वतंत्रता, इनका लेखन और इनकी इंसानियत। खैर छोड़िए इन प्रसंगों को, क्या क्या गिनाऊं और कहाँ तक गिनाऊं। मैं जानती हूँ कि अपनी हर गलती और हर कमी को ढकने के लिए शाब्दिक चमत्कारों में लिपटे सिद्धांतों के ऐसे टोटके हैं जिनका जादू सब पर चलेगा, और ऐसा चलेगा कि सब वाह वाह कर उठेंगे। आहत तो केवल वे ही हैं जिन्होंने भोगा है। मैं यह भी जानती हूँ कि राजेंद्र के पाठक, प्रशंसक, मित्र, परिचित शायद ही कोई मेरे इस लिखे को गले उतार पाए। नहीं, मनु भंडारी आप सही हैं बिल्कुल। हम खुद जो हैं इसका वाचन करने वाले, और जो हमारे कौन है दर्शक हैं जो देख रहे हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, और जो हिंदी साहित्य के नहीं भी हैं, जिनकी रुचि है वह भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह भी आपकी बातों पे बिल्कुल विश्वास करेंगे, क्योंकि आपने अंतरात्मा से लिखी है, जिसमें न शाब्दिक चमत्कार है न साहित्यिक सौष्ठव, बल्कि राजेंद्र के व्यक्तित्व के उस पक्ष को उजागर करता है जिससे वे बिल्कुल अपरिचित हैं। जिसमें न शाब्दिक चमत्कार है न साहित्यिक सौष्ठव, बल्कि जो राजेंद्र के व्यक्तित्व के उस पक्ष को उजागर करता है जिससे वे बिल्कुल अपरिचित हैं। कौन जाने उन्हें विश्वास भी ना हो, नहीं विश्वास है। हो सकता है राजेंद्र भी इससे काफ़ी आहत हों। हाँ, वो भी पढ़े होंगे तो आहत होंगे ही, सच्चाई सच कड़वा होता ही है। लेकिन समय और स्थितियों ने जिन घावों पर पपड़ियाँ जमा दी थी, उन्हें खुरचने की पहल तो राजेंद्र ने ही की, अपने आत्मकथा में इस प्रसंग को उजागर करके, सो भी अपने नज़रिए से। सही बात है ना, अपने नज़रिए से तो अपना बचना चाहेंगे। ये शायद भूल ही गए कि खुरचे हुए घावों से तो केवल मवाद ही बहेगा।
तो मन्नू भंडारी की यह आत्मकथा का पूरक प्रसंग समाप्त हुआ। यह 2 भागों में था, बल्कि इसके पहले यह भी पूरक प्रसंग है, यानी कि यह भी उसी का अंश है। तो यह पूरा जो आत्मकथा है यहाँ पे समाप्त हुआ, यह कहानी है अभी। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एक क्रम से। आज समाप्त होता है। आपने पूरे मन तन धन से यहाँ पे देखा, इसके लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। आप जल्दी ही सफल हों और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब है तो करते रहिए। ठीक है, कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं करना चाहे तो मत करिए, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। कर देंगे तो अच्छा ही है। और एक चीज़ और क्या है कि जो आपको यह कैसा लगा और कैसा लगता है हमारा वीडियो, और कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां जो भी आपको लगे, कमेंट करके बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत।